नालासोपारा पूर्व अग्रवाल स्थित बेहद चर्चित 41 इमारत तोड़क कार्रवाई मामले में जहां हजारों परिवार बेघर हो गए थे, वहीं शुरुआती दौर से ही मनपा के द्वारा की गई इस तोड़क कार्रवाई पर कई सवाल खड़े किए जा रहे थे। वहीं इस सब मामले में 14 मई को अचानक एक सुनियोजित प्लान के तहत ईडी की कई टीमों ने 13 अलग अलग जगह उन लोगों के घरों पर छापे मारे जो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 41 इमारतों के मामले से जुड़े हुए थे। वहीं इस सब मामले में मुख्य तौर पर मनपा के नगर रचना के उप संचालक वाईएस रेड्डी के घर पर हैदराबाद में भी ईडी की एक टीम ने छापे मारकर करोड़ों रुपए नकद व सोने के बिस्किट बरामद किए। वहीं रेड्डी के घर ईडी के छापे की इस खबर से वसई विरार क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। साथ ही रेड्डी के भ्रष्टाचार से उब चुके वसई विरार के लोगों ने भी ईडी की इस कार्रवाई का दिल खोलकर स्वागत किया और खास तौर से 41 इमारत मामले में बेघर हुए हजारों लोगों की हाईकोर्ट में न्यायिक लड़ाई लड़ रहे एडवोकेट पैनल ने भी ईडी की इस कार्रवाई का स्वागत किया। आपको बताते चले कि जब 41 इमारतों पर मनपा द्वारा तोड़क कार्रवाई कर हजारों परिवारों को बेघर कर दिया गया था और जब हजारों परिवारों के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, तब एडवोकेट विजय कुरले व एडवोकेट चेतन भोईर बेघर हुए हजारों परिवारों की न्यायिक लड़ाई लड़ने की मंशा से अंतिम विकल्प बनकर सामने आए थे और फिर इन अधिवक्ताओं के द्वारा मुंबई हाईकोर्ट में हजारों लोगों का पक्ष मजबूती से रखा गया, बाकायदा सबूत पेश किए गए, दलील पेश की गई और फिर अंततः हजारों बेघर परिवारों के सदस्यों के मन में उम्मीद की एक किरण पैदा हुई और फिर एक अलग ही सकारात्मक माहौल पैदा हुआ। तमाम हजारों लोगों द्वारा अधिवक्ताओं की इस टीम पर भरोसा जताया गया। वहीं एडवोकेट विजय कुरले तथा एडवोकेट चेतन भोईर व अन्य साथी अधिवक्ताओं के द्वारा इसी सब मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए जानकारी दी कि 41 इमारतों पर मनपा द्वारा गलत तरीके से तोड़क कार्रवाई की गई थी। साथ ही यह भी बताया कि इस सब मामले में जितने दोषी रेड्डी हैं, उतने ही दोषी मनपा आयुक्त अनिल पवार भी हैं। देखिए आखिर क्या जानकारी दी गई एडवोकेट पैनल के द्वारा। तो सबसे पहले तो ये 41 बिल्डिंग का जो डिमोलिशन हुआ, उसके बाद ईडी का कार्रवाई अलग अलग ऑफिसर्स के ऊपर, वहां पे जो भी बाकी फाइनेंशियल वेस्टेड इंटरेस्ट है वो सब कंस्ट्रक्शन में उनके ऊपर, ये सब न्यूज हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू आ रहे। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आज भी ये सब चीजों के ऊपर कोई ज्यादा एक्टिव दिख नहीं रहे। सब जो भी ऐसी उसकी सब लोकल जो सोशल मीडिया है वो सोशल मीडिया अच्छी तरह से लोगों के पास पहुंचाने का काम कर रहा है। हम भी वो सोशल मीडिया के थ्रू ही बहुत सारी चीजें हमारे पास आई हैं। तो सबसे पहले तो प्लानिंग अथॉरिटी अपनी जो सिटीज की है, वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक अपना प्रशासन का अंग है कि जो डिसाइड करता है कि यहाँ पे कितना पॉपुलेशन है, कितने पॉपुलेशन के लिए कितने रोड्स की आवश्यकता है, कितना पानी अपने पास है नहीं है, और स्कूल्स कितने हैं, हॉस्पिटल्स कितने हैं। ये सब जो हमारे बेसिक एमिनिटीज है, वो बेसिक एमिनिटीज को ध्यान में रखते हुए नए कंस्ट्रक्शन को परमिशन देने का काम ये प्लानिंग अथॉरिटी के पास देता है। कि ये एक्शन ही सबसे पहला तो एक मोटिवेटेड एक्शन है। इसके पीछे केवल एंड केवल जो फाइनेंशियल वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो कोई है, कोई डेवलपर्स है और ऑफिसर्स है और बाकी नया वहां पे प्रोजेक्ट, बिकॉज एक बहुत पोटेंशियल प्लेस है, बहुत प्राइम लोकेशन है, ऐसा मैं समझता हूँ। जो भी 41 बिल्डिंग का डिमोलिशन हुआ है, तो उसके ऊपर वापस एक नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये जो भी वहां पे इन्वॉल्वमेंट है वो सब, और लोकल जो असिस्टेंट कमिश्नर है, सबसे पहला इस पे विलन है, तो लोकल जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो विलन है इस चक्कर में। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने अपने कानून के हिसाब से, अपने संविधान के हिसाब से काम नहीं किया है और वो बात हमने माननीय उच्च न्यायालय के सामने बहुत पुरजोर से रखी हुई है। क्या ऐसा है कि जो सर्वे नंबर का हाईकोर्ट ने नोटिस दिया था तोड़ने का, क्या उनके अलावा भी कुछ सर्वे नंबर तोड़े गए? वो कौन सर्वे नंबर? वही है, वो अभी क्या है, वो एसटीपी और डंपिंग ग्राउंड, ये तो केवल एक बहाना बनाया गया हुआ है। केवल क्या है, पूरा एक सर्वे का बहुत बड़ा एरिया होता है। कैसा होता है कि सर्वे नंबर अगर है
तो ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा सर्वे नंबर उसी के लिए रिजर्व हो, वो सर्वे नंबर का कुछ पार्ट उसके लिए वो रिजर्व होता है। तो उसमें केवल आपको अगर 4 एकड़ का एसटीपी है तो 6 एकड़ तो नहीं है, केवल 4 एकड़ आपको करना है, लेकिन सर्वे नंबर एक ही है करके इन लोगों ने, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अपने पब्लिक इंटरेस्ट में एक्शन ली हुई नहीं है। ये लोगों ने, यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, ये ऑफिसर्स, यहाँ के बिल्डर्स, यहाँ के भूमाफिया, इन सब के लिए केवल ये एसटीपी और डंपिंग ग्राउंड का कलर देख के, इवन माननीय उच्च न्यायालय का भी दिशा भूल करके, उसको चीट करके ये सब एक्शन लिया हुआ है। शायद ईडी के माध्यम से बहुत सारी चीजें कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या कैसे कैसे पैसे का खेल हुआ है और लोगों के जीवन से खिलवाड़ हुआ है, वो सब धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन ये पूरा मामला जो है, ये केवल कलर दिया हुआ है एसटीपी का, डंपिंग ग्राउंड का, पब्लिक इंटरेस्ट का, लेकिन ये ऑफिसर्स लोग केवल एंड केवल ये भूमाफिया के लिए इन लोगों ने ये गरीब लोगों के घर तोड़े हैं, केवल वहां के बिल्डर लोगों के लिए गरीब लोगों के घर तोड़े हैं। तो मैं ये भी आज आपके माध्यम से प्रशासन के पास या जो भी कंसर्न अथॉरिटी है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में, आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसमें सबसे बड़ा अगर विलन कोई है ये सब काम के पीछे, वो जो असिस्टेंट कमिश्नर है वहां का लोकल प्रभाग का, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये अगर उन्होंने एसटीपी और इसका रीजन दिया और उनको ये भी पता है कि डंपिंग ग्राउंड अभी वहां पे हो भी नहीं सकता, वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है और शिफ्ट होने के बाद वापस भी नहीं ला सकते, आजू बाजू वहां पे आ चुका है, तो अगर लाना भी चाहते हैं वापस तो वो ला नहीं सकते। इसके बावजूद भी इन लोगों ने ये ऐसा झूठी बात करके माननीय उच्च न्यायालय के सामने ये सब गरीबों के घर तोड़े हैं और इसीलिए उनकी भी इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। और भी उसके बाद बहुत सारे मेरे पास लोग पहुंचे हैं कि वो असिस्टेंट कमिश्नर उनको नोटिस भेजती जा रही है, जैसे मैं उसको रिप्लाई करता हूं दूसरा रिप्लाई करता, फिर एक्शन उसकी चेंज होती है। तो उसको जब पता चलता है कि नहीं मैं इसके ऐसे नहीं कर पाऊंगा, मेरे को भी ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन उसके पीछे वो खाली करवाने के लिए, वो पूरा प्लॉट क्लियर करवाने के लिए, जो पहले लोग जो जाते थे दाऊद इब्राहिम के पास या कोई अंडरवर्ल्ड के पास, अभी लोग जाते हैं असिस्टेंट कमिश्नर के पास। तो असिस्टेंट कमिश्नर अपना ये पावर का मिसयूज करके, जो दाऊद इब्राहिम काम करता है, जो अंडरवर्ल्ड काम करता है, वही काम वो असिस्टेंट इंजीनियर आज महापालिका का वहां पे कर रहा है, हर एक जगह पे, यही पे नहीं हर एक जगह पे। बिकॉज कानून, हमारे जो अदर कानून है, वो कानून के हिसाब से भूमाफिया जो है वो किसी गरीब की लैंड छीन नहीं सकते, तो ये लोग इमीडिएटली उसको कर देते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल इंस्पेक्शन या कोई रिजर्वेशन, और वो कानून का मिसयूज करके वो लोग वहां पे अपनी पूरी अंदर का मिसयूज करके लोगों के घर तोड़ रहे हैं। जिन जिन लोगों पे कार्रवाई हुई है उसमें बड़े बिल्डर्स के नाम भी सामने आए हैं, क्या उनमें से कोई हो सकता है जो इस पूरी जमीन को नया डेवलपमेंट कराता, क्या इशारा आपका उसका? नहीं, वही एक्चुअली काम है इसमें, बिकॉज अगर ईडी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारा कोई एक फाइनेंशियल एंगल है कि जो एंगल से इन लोगों ने यहाँ पे पुलिस लोग उसमें इन्वॉल्व है, इनके ऊपर कार्रवाई की है। और उस चक्कर में उनके पास जो अभी जैसे कि रेड्डी के पास इतने सारे करोड़ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज के कुछ एसेट्स मिले हुए हैं, ये कहां से आए? ये तो छोटा है, मैं बोलता हूं ये कुछ नहीं है। इन लोगों ने यहां से हवाला कितने किए रहेंगे, बिकॉज ईडी अगर एक्टिव हो चुकी है तो डेफिनेटली यहां से जमा हो गया हुआ पैसा हवाला के माध्यम से कहीं बाहर चला गया है, या इंटरनली उसको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इन लोगों ने अपना अपना वाइट करने की कोशिश की है, इसीलिए ईडी का डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्वमेंट अभी फिलहाल देख रही है। जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर की जांच हुई, उसके आपको कमिश्नर की भी जांच होनी चाहिए डेफिनेटली, बिकॉज कमिश्नर इज अ सुप्रीम अथॉरिटी अल्टीमेटली। कमिश्नर जो है, कमिश्नर का पूरा विजिलेंस होना है इस सिटी के ऊपर, उसका ही एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहला तो अभी कॉर्पोरेशन भी नहीं है 4-5 साल से, तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर तो कमिश्नर ही है। ये कि हम जो गए, हमारा केवल अभी इसमें किसकी लैंड है, कहां से पैसा आएगा, क्या होगा, ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको एक फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करता है, राइट टू शेल्टर, जो निवारा का राइट है वो मेरा फंडामेंटल राइट है। और अगर मेरे पास घर नहीं है तो घर देने का काम सरकार का है, लेकिन मेरे पास जो घर है वो छीनने का काम सरकार का नहीं है। अगर उनको चाहिए भी समझो मेरा घर, तो मेरे को घर के बदले घर देना है, उसके बाद मेरा वो घर दे सकते हैं। एक सिंपल ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, इसको लेके हम माननीय उच्च न्यायालय के पास गए और माननीय उच्च न्यायालय ने भी उनको डायरेक्शन दिए हुए हैं कि रिहैबिलिटेशन के संदर्भ में आप क्या क्या कैसे कैसे करना है, आप अपना एफिडेविट फाइल कीजिए जल्द से जल्द। अगर असमर्थ रहे और आगे भी एफिडेविट फाइल करने या कोई पॉलिसी बनाने के लिए, तो हाईकोर्ट के पास पावर है, माननीय उच्च न्यायालय के पास
अंडर आर्टिकल 26 कि स्टेट को उनके हिसाब से उनका रिहैबिलिटेशन करने के डायरेक्शन देने का, और वो डायरेक्शन जब तक पॉलिसी नहीं बनती तब तक डायरेक्शन सरकार को फॉलो करके उनका रिहैबिलिटेशन करना पड़ेगा। ये जो प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका एक आधार लेके हम इनके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय में उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस इमारत मामले में हाई कोर्ट ने जो मनपा प्रशासन को तोड़क कार्रवाई का आदेश दिया था, कितना दिया था और मनपा प्रशासन ने कहां कहां पर कितनी तोड़क कार्रवाई की? मैंने वो जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है मैंने पढ़ा है, और वहां पे ऐसा बोला गया है कि कॉरपोरेशन के तरफ से एक एफिडेविट स्टेटमेंट दिया है कोर्ट में कि हमको वो एसटीपी और डंपिंग ग्राउंड, इसके लिए ये पूरी जगह चाहिए और उसके ऊपर इतने इतने बिल्डिंग्स हैं कि वो तोड़ना बहुत जरूरी है, तो सो दैट हम उसका जो काम है करने का वो कर सकते हैं। लेकिन वो ऑर्डर हुआ है और जो सबमिशन कॉर्पोरेशन ने वहां पे किया है और जो एक्शन किया है, इसमें बहुत ही बड़ा फर्क है। और उसमें कुल मिला के टोटल कितने बिल्डिंग्स आ रहे थे? 30-32 बिल्डिंग आ रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बहाने वो जो एसटीपी की रिजर्वेशन है उसके बाहर के भी बिल्डिंग्स तोड़े हुए हैं। 34 डीपी का तो कोई सवाल ही नहीं आता, वो तो ब्लैटेंट फॉल्स स्टेटमेंट माननीय उच्च न्यायालय के सामने किए। उसके लिए जो कायदेशीर प्रक्रिया है इनके ऊपर एक्शन लेने की, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि कैसे इस माननीय उच्च न्यायालय को चीट करके उनकी दिशा भूल करके यहां पे पूरा एक्शन लिया हुआ है। तो उसमें एक्चुअल बिल्डिंग ये 25-30 बिल्डिंग ही टूटने चाहिए थे, उससे ज्यादा बिल्डिंग वो एसटीपी के इसमें नहीं आ रहे थे। दूसरी बात, डंपिंग ग्राउंड तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे सबमिशन हाईकोर्ट में हुआ है, उस टाइम पे डंपिंग ग्राउंड तो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका था अगस्त में। ये छुपाया गया है माननीय उच्च न्यायालय से। हालांकि उन्होंने नोटिस जारी किया है कि 41 इमारत जहां पर थी वो जगह पर जहां पर डंपिंग ग्राउंड एसटीपी था वहीं रखेंगे। लेकिन डीसी रेगुलेशन के हिसाब से एसटीपी तो कर सकते हैं, एसटीपी का कोई इशू नहीं है, वो एक सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, दैट इज फाइन, उसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन डंपिंग ग्राउंड में बहुत बड़ा इशू होता है, उसके आजू बाजू में कुछ एक रेडिएशन में कोई वहां पे बस्ती नहीं होनी चाहिए, कोई डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, वो उसका एक रिक्वायरमेंट रहता है, वो क्राइटेरिया रहता है। अगर वो क्राइटेरिया अगर हम ध्यान में रखें तो जिस समय पे वो एसटीपी वहां पर डंपिंग ग्राउंड के लिए रिजर्वेशन हुआ था, उस टाइम पे तो एक रेडिएशन में कोई डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन अभी उसके बाद वो रिजर्वेशन के बाद वहां पे बहुत सारा डेवलपमेंट ऑलरेडी इसी रेड्डी लोगों के जैसे लोगों ने वहां पे अप्रूव करके वहां पे कर दिया है, तो उसी कंडीशन में अभी वहां पे डंपिंग ग्राउंड वापस नहीं आ सकता। अभी डंपिंग ग्राउंड कहीं और जगह पे लेके जाना पड़ेगा जहां पे वो क्राइटेरिया में बैठ सकता है। तो इसलिए वो डंपिंग ग्राउंड के बहाने भी उन लोगों ने जो किया बहुत गलत कार्रवाई की हुई है। कहना चाहते हैं सीधे तौर पे कि कहीं न कहीं अधिकारी और भूमाफिया एक साथ मिलकर उन हजारों लोगों को बेघर करने इसके हकदार थे, गुनहगार वही गुनहगार हैं, सबसे गुनहगार वही है। ये केवल कोई इसमें पब्लिक इंटरेस्ट का कोई भी एंगल नहीं है, केवल पब्लिक इंटरेस्ट का कलर दिखा के इन लोगों ने गरीबों के घर तोड़े हुए हैं, केवल पब्लिक इंटरेस्ट दिखा के। पब्लिक इंटरेस्ट का अगर इनको हो तो पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से तो आज इसी वक्त अगर हमने सिटी में करेंगे तो इस वक्त भी आम देना नहीं चाहिए, और जो भी कंस्ट्रक्शन सिटी में चल रहा है उसको स्टॉप करना चाहिए। क्यों? बिकॉज आज के तारीख में भी इस सिटी को सफिशिएंट वाटर सप्लाई नहीं हो रहा है। आज के तारीख में इस सिटी के सिविलियंस के टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से यहां पे हेल्थ के फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशन के फैसिलिटीज नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर्स के बहुत इश्यूज हैं, ट्रांसपोर्टेशन का तो आपको पता है, जिस पूरा सुबह वापस आएंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। हम अगर काम करने के लिए मुंबई में जा रहे हैं तो उसी जिस ट्रेन से हम प्रवास कर रहे हैं उस ट्रेन से वापस आ पाएंगे नहीं, इसकी कुछ गारंटी नहीं है। आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूं कि आप इस विषय में बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत आत्मीयता से इंटरेस्ट लेके लोगों के पास पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप सच्ची में बहुत अभिनंदन के और आभार के पात्र हैं। तो ये सब चीजें लोगों के पास जाना जरूरी है, तो लोगों का एक विजिलेंस रहेगा, लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो वो यहां पे है। तो ये जो अभी 41 का बिल्डिंग का जो कार्रवाई है एक इलीगली नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और वो केवल एंड केवल यहाँ के अधिकारी लोग एक लैंड माफिया और ये इनके बिल्डर के लिए एक जो अंडरवर्ल्ड के लोग पहले काम करते थे वही काम यहाँ के ऑफिसर्स कर रहे हैं। इस इमारत मामले में हजारों लोग बेघर हुए, वही उनकी न्यायिक लड़ाई हाईकोर्ट में आप सबके द्वारा लड़ी जा रही है। वही ईडी ने भी इसी मामले को मुद्दा बनाकर कई जगह पर छापेमारी की
और उम्मीद है कि कई और जगह पे भी छापेमारी की जाएगी। उसके तहत जो तमाम जो वर्तमान परिस्थितियां उभर के सामने आई है, इस सब का कोर्ट की कार्रवाई पर क्या कोई असर पड़ेगा? देखिए, अभी कोर्ट की कार्रवाई जो है वो चल रही है। हम लोग ने पीएल जो दाखिल किया है, वो लोगों को घर मिलने के लिए हम लोग पीएल दाखिल किया है। अभी ईडी ने जो कार्रवाई की, इन लोग ने इनलीगल जो मनी लॉन्ड्रिंग, जो भी पैसा है इनलीगल तरीके से कमाया है, लोगों से लिया है, इसके लिए ईडी ने कार्रवाई की है। बट 41 बिल्डिंग के जो बांधकाम कंस्ट्रक्शन हुआ, उसके लिए उन्होंने ये सब पैसा वगैरह इकट्ठा किया है, वो कोर्ट के सामने हम लोग रखेंगे कि ऐसा प्रकार के हम लोग ईडी का भी वसई विरार में जो कार्रवाई हो गई, उसमें रेड्डी साहब जैसे जो लोग थे इधर के ऑफिसर लोग, उनके ऊपर कार्रवाई की। उनके पास से इतना पैसा मिला है, ये जो पैसा है जो मिला एग्जैक्टली उतना पैसा मिला है कि ज्यादा मिलने वाला है, और कोई ऑफिसर है जो इसमें सब इन्वॉल्व है, उसका भी जांच होनी चाहिए, उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए।